अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने ईद की छुट्टियां भरपूर तरीके से गुजारी होंगी और भरपूर एंजॉय किया होगा। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि बीएससी के यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने 20 तारीख को मैट्रिक के बच्चों का पहला पेपर लेने का फैसला किया और पहला पेपर होगा बायोलॉजी का। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि हम पेपर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अपने लिए पेपर में किस तरह टाइम सेव कर सकते हैं और कितने आंसर्स, मतलब वो जो आंसर्स हम लिखेंगे आंसर स्क्रिप्ट में, उसकी उस वो कितनी लंबी होनी चाहिए और वो कितनी टाइम टेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, बढ़ते हैं हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको पता है कि जिस तरह से नया मॉडल पेपर जो आया था हमारा 202 का 2022 यानी कि 2K22 का, उसके मुताबिक हमें करने होते हैं जो हमें टोटल जो शॉर्ट आंसर्स करने हैं उनकी तादाद होती है 8। यानी कि हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और जिनके मार्क्स हैं 24। ठीक, यानी कि एक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन, सॉरी, एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? 3। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो हमें क्या करना है, मार्क्स को देखते हुए, उनकी मार्किंग को देखते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहले आते हैं डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस हम देखते हैं इस दफ़ा के लिए कौन कौन से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जो ऐसे डेफिनेशंस हैं जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन फर्मेंटेशन, इट्स टाइप्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अच्छा, फर्मेंटेशन को दूसरे वर्डिंग में वर्डिंग चेंज करके भी पूछ सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो फर्मेंटेशन की जो दूसरी वर्डिंग है, फर्मेंटेशन के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन बताना है आपने और उसकी टाइप्स बतानी है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है आपने इन डिफाइन इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं हमारे, उनके बारे में बताना है आपको। अच्छा, इनके नाम लिखने हैं, राइट इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हमें अगर क्वेश्चन में लिखा ये पूछा जाए कि आपने सिर्फ नाम लिखना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है, एक्स्ट्रा राइटिंग की कोई जरूरत नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, आपके पास दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं जाता। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन जीन, इनहेरिटेंस एंड एलील्स। एलील्स यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, असल में ये है डिफाइन जीन। जीन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और एलील्स क्या है। एलील्स, ALLELES, एलील्स, इनके बारे में हम बताएं। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह से पूछा जाएगा कि ड्रग, व्हाट इज ड्रग्स। तो ड्रग क्या है ये आपने बताना है। लास्ट चैप्टर था हमारा फार्मेकोलॉजी का वाला चैप्टर, विद इट्स टाइप्स, यानी कि ड्रग क्या है और उनकी टाइप्स लिखनी है। ठीक, तो जितना पूछा जा रहा है सिर्फ हमने उतना लिखना है। ड्रग क्या है वो लिखनी है, ड्रग की टाइप कौन कौन सी है बस उनके नाम लिखना है। अच्छा, डायलिसिस, डायलिसिस पहले चैप्टर में था हमारे, डायलिसिस का प्रोसीजर क्या होता है ये हमें देखना होता है, ये हमें लिखना है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास चीजें आती हैं, वो है डिजीजेस। वो क्या है? डिजीजेस, डिजीजेस या फिर एबनॉर्मेलिटीज, डिजीज हैं या फिर एबनॉर्मेलिटीज। डिजीजेज में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है रिकेट्स। रिकेट्स इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स की जो डिफॉर्मिटीज हैं, बोन्स की जो नॉर्मलिटीज हैं, वो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट शॉर्ट के लिए। अच्छा, रिकेट्स है, इसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस, इसी तरह से आर्थराइटिस। अच्छा, आर्थराइटिस की 3 टाइप हमारी बुक में लिखी हुई है, तो वो तीनों, यानी कि आर्थराइटिस की तीनों टाइप यहाँ पर हमें मेंशन करनी होगी। ठीक है, एपिलिप्सी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से किडनी स्टोन और लंग कैंसर, ये तमाम डिजीजेज हैं हमारे पास जो इस दफा के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है उसमें हमें हमसे पूछा जाता है कि आप डिफरेंस बताएं इसके और इसके दरमियान। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। हमें बताना है फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन में क्या फर्क है। ज्यादा नहीं बताना होता हमें, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है। ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे इसमें, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों में क्या फर्क है, 3 3 पॉइंट दोनों के लिख देंगे। अच्छा, अहम बात यह है, अहम बात, इंपॉर्टेंट बात जरा सुन लें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें
लाजमी तौर पर अगर वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल लाजमी तौर पर हमें उसमें क्या करना होता है, हमें उसमें एग्जाम्पल मेंशन करनी है लाजमी तौर पर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये हमारे पास रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से लिया गया है। एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में फिर बता दें। अच्छा, कमेंसलिज्म एंड द म्यूचुअलिज्म, ठीक है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में से लिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है लिगामेंट एंड द टेंडन। लिगामेंट और टेंडन का फर्क बताएं। इसी तरह से हमारे पास रिप्रोडक्शन चैप्टर से एक और सवाल आता है जिसका नाम है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्क बता दें। ज्यादा नहीं बताना, हमें 3 3 पॉइंट्स बताने हैं और ज्यादा से ज्यादा एक मिसाल दे देनी है। हेलोफाइट्स और जीरोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइटिक प्लांट्स और जीरोफाइटिक्स, ठीक है, हेलोफाइट और जीरोफाइट में क्या फर्क होता है, ठीक, ये लिखना है। अच्छा, डायग्राम्स। अच्छा, डायग्राम जो है वो बहुत आसान है, बहुत इजी होते हैं, ठीक है। इनमें हम क्या कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, इनको अटेम्प्ट करके हम टाइम सेव करते हैं, बशर्त ये कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, इस तरह से अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हमारे पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डायग्राम बना रहे हैं फिर मिटा रहे हैं, बना रहे हैं फिर मिटा रहे हैं, ये टाइम टेकिंग हो सकता है और हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, हमारा पेपर जो है वो फिर लेट हो सकता है, टाइम की कमी हो सकती है। ठीक। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसमें जो हमारे पास लंग्स और रिब्स की जो डायग्राम बनी हुई थी हमारे पास, वो बनानी है। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की एक डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, वो बनानी है। नेफ्रॉन, बहुत ही आसान डायग्राम है, बहुत ही आसान डायग्राम। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि हमारे पास जो ये डायग्राम्स होती हैं इनमें हमें कोई आर्ट नहीं दिखाना होता कि भाई जिसकी डायग्राम अच्छी है उसे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हाँ, ये किसी हद तक होता है, टू सम एक्सटेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेकिन फोकस इस बात पे की जाती है कि हम डायग्राम के जरिए क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डायग्राम के जरिए चीज़ों को बता रहे होते हैं, वेल एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ ये है। उसकी लेबलिंग से पता चल रहा होता है कि हाँ भाई हमें ये चीज़ समझ आ गई है। इसका इसका मतलब हो गया कि हमें ये चीज़ समझ आ गई, इसमें ये पार्ट फला है। जैसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, हमें पता चल गया कि भाई ये चीज़ है, स्टिग्मा है, ये फ्लावर है, फीमेल पार्ट है, उसमें स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगी। ओवरी ये पार्ट है, स्टिग्मा ये पार्ट है, स्टाइल ये पार्ट है। इस तरह से कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और डायग्राम है बस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैबिट, रैबिट का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल बतानी। अच्छा, अब बताना है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक, नाइट्रोजन साइकिल की डायग्राम बनानी है। अच्छा, ये तीनों के बारे में मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। इन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट और नाइट्रोजन साइकिल, इन तीनों के बारे में आगे डिस्कस मैं करूंगा। ठीक है, देखें, ये आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। क्या आ रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, यानी कि रैबिट जो है उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, आपने परेशान नहीं होना है, इस वजह से आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि आपकी बुक्स है, यहाँ पे रेफरेंस दिया है मैंने। देखें, ये रेफरेंस दिया हुआ है, आपकी बुक से, सिंध बोर्ड की बुक से है। रेफरेंस दिया हुआ है पेज नंबर 99 का। वहाँ पर इस तरह की कोई डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, इसको क्या, ये क्या चीज़ है, राइट किडनी है, ये क्या है, लेफ्ट किडनी है। इसी तरह से ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लडर है, ये सेमिनल वेजिकल है। दिस पार्ट इज सेमिनल वेजिकल, दिस पार्ट इज वेजिकुलर ग्लैंड, दिस पार्ट इज वेजिकुलर ग्लैंड। ठीक है, दिस पार्ट इज वेजिकुलर। अच्छा, ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पार्ट क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक, ये क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, ये चीज है टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर ये जो कॉइल्ड लेयर है, ये ट्यूबुल्स हैं, ये कहला रहे हैं एपिडाइमस। एपिडाइमस, ये जो एपिडाइमस से एक ट्यूब निकल कर जा रही है, इसका क्या नाम है, डक्टस डिफरेंस। ठीक है, और ये पार्ट, ये जो पाइप है, ये जिससे यूरिन पास होती है, इसका नाम है यूरिथ्रा। और ये जो फोर स्किन है, इसका नाम होता है ग्लांस पेनिस। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किस चीज का, रैबिट का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लाइफ साइकिल आता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हमें बस ये बनानी है, ये चीज बनानी है। ठीक है, हमें इसमें कोई कलरेशन नहीं करनी, इसमें इसको इतना कोई ज्यादा साफ नहीं बनाना। कोशिश करेंगे कि हाँ साफ हो, लेकिन हमें इसकी कोई कलरेशन नहीं करनी, हमें इसकी लाइफ साइकिल बतानी है।
ना कि ये बताना है कि यहाँ पे ये फ्लावर ये एंजियोस्पर्म प्लांट कैसा होता है। हमें ये बात नहीं बतानी, हमें इम्पोर्टेंट बात जो पूछी गई है वो बतानी है। हमें हमसे तो क्या पूछा गया है, लाइफ साइकिल बताना। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में हम ये चंद चीजें शुरू करेंगे। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, पेटल, पेटल का जिक्र नहीं कर सकते यहाँ पे, क्यों करेंगे भाई पेटल का जिक्र, ये तो एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, ओवेरी है, ओव्यूल है, इसके बारे में बता सकते हैं। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ये चीज बनाएंगे, ये चीज बनाएंगे, ये चीज बनाएंगे और साथ में ये चीज दिखा देंगे कि भाई ये चीज ये है, ये दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोइशियम है, एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड द एंथर। ठीक है, एंड्रोइशियम यानी कि कंपोज होता है, एंड्रोइशियम कंसिस्ट होता है स्टेमन्स पे। ठीक है, बहुत सारे स्टेमन्स मिलकर एंड्रोइशियम बनाते हैं। जो एंड सिंगल है, सिंगल सिंगल जो स्टेमन है उसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन हो रही है, फिर ये एक नया पौधा दोबारा से बन जा रहा है, फिर उसका उसके अंदर एक ओवरी दोबारा से आ जा रही है। मतलब ये जो सफर है एक ओवरी से दूसरी ओवरी तक, एक ओवेरी से दूसरी ओवेरी तक का सफर, ये हमें दिखाना है। लाइफ साइकिल का मतलब ये है। ठीक है, ये चीज हमें दिखानी है बनाकर। तो ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी, बहुत आसान सा है, ये आपने बनाना है। ये आपके बुक से ही बन लिया गया है, रेफरेंस है पेज नंबर 93। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आपने एक साइक्लिक मैनर में शो करना है कि भाई ये नाइट्रोजन साइकिल इस तरह से होती है, नाइट्रोजन साइकिल इस तरह से होती है। ठीक है, ये भी आपकी बुक से लिया गया है, रेफरेंस है पेज नंबर 145। ठीक है, इसी तरह का एक और डायग्राम 146 में भी बना गया है, दोनों सेम है, दोनों ही सेम। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल इस तरह से यू करना है। ठीक है, इस तरह से ही बनानी है चीजें आपने। यहाँ पर आपने इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिख देना है। यहाँ आपने एक बड़ी सी सर्कल बनानी है, उसी के अंदर आप लिख दें, इस तरह कर सकते हैं आप। अब बैक्टीरिया बनाने में अपना टाइम जाया ना करें, यहाँ आप क्लाउड बनाने में अपना टाइम जाया ना करें। ठीक है, अब यहाँ क्लाउड बनाए, वहां पे लिख दे रेन, वहां पे लिख दे रेन, वहां पे लिख दे रेन। ठीक है, वहां पे आप लिख दे कि भाई बिजली गिर रही है, उससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे आपने गाय बनाने की, घास बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये जरूरत है आपको रूट्स बनाने की, क्योंकि रूट नोड्यूल्स में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पे अमोनिफिकेशन है, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अमोनिफिकेशन है, तो यहाँ पे गाय बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है आपको कि यूरिया जो है, जो आपका यूरिया, जो आपके आपकी जो आपको फर्टिलाइजर यानी कि जो खाद है, ये जो खाद है, जो गाय, जो फुजला है जो गाय का, उसमें अमोनिया होता है, उससे अमोनिया आपके आपके सॉइल में ऐड हो रहा है, तो यानी कि अमोनिफिकेशन हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। तो ये आगे इस तरह से प्रोसीड कर, आपने गाय बनाने की जरूरत नहीं है, आपको गाय बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने बस ये बताना है कि यहाँ पर यूरिया आकर ऐड हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म से या किसी भी चीज से। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। यहाँ पर आप लोग को इतनी बड़ी बड़ी दरख्त बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ रूट बनाना है, या फिर आपने यहाँ पे लिख देना है कि रूट नोड्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से काम चल। ठीक है, वैसे ही इसी तरह यहाँ पे आपने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ लिख देना है कि हाँ यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे जो ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस सर अंजाम देंगे। ठीक है, अच्छा, आगे क्वेश्चन हमारे पास है रीजनिंग के। रीजनिंग क्वेश्चन में फिर बता दूं कि रीजनिंग में जो पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे, जो पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। विच हार्मोन कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई। पूछा जा रहा है कि भाई रीजन है ना, रीजन मतलब रीजन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है और क्यों। तो हमें पता है, हमें पता है एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन, दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ये क्या कहलाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। और ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त दिए जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के वक्त दिए जाते हैं कार्डियक अरेस्ट में। और दूसरा रीजन जो आपकी बुक में जो मेंशन है, जो रीजन वो ये है कि हम इस ये हमारे वो हार्मोन है जो हमारे इमरजेंसी के वक्त काम आते हैं। और वो इमरजेंसी कौन कौन सी है, वो दो हैं, फ्लाइट रिस्पॉन्स या फिर फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, आपने इमरजेंसी में फाइट करनी है या आपने इमरजेंसी में फ्लाइट करनी है, यानी कि फ्ली कर जाना है, वहां से भाग जाना है, escape कर जाना है। तो फाइट रिस्पॉन्स और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इस वजह से हम इसे क्या करते हैं, इमरजेंसी में। बस इतनी सी बात करनी है, बस इतनी सी बात करनी है कि भाई ये इमरजेंसी के वक्त काम आ रहा होता है इस तरह से, इस तरह से, इसी वजह से हम इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, व्हाई होम्योस्टेसिस रिक्वायर्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाई होम्योस्टेसिस रिक्वायर्ड, होम्योस्टेसिस की जरूरत क्यों है। ठीक है, आपने इसका आंसर लिखना है, बड़ा सिंपल से लिखना है भैया, होम्योस्टेसिस, होम्यो मतलब
होम्योस्टेसिस इसका मतलब ये कि आपकी जो बॉडी में जो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म चल रहा है, यानी कि बॉडी में जो भी चीज चल रही है, जो भी चीज है, उसको बैलेंस रखना, उसको चेक करना और उसको बैलेंस रखना। अगर ये ना हो, मिसाल के तौर पर जैसे टेम्परेचर है, होम्योस्टेसिस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि थर्मो रेगुलेशन एक एस्पेक्ट है। अगर थर्मो रेगुलेशन ना हो तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, अगर अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाए और होम्योस्टेसिस ना हो तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जितने भी प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम है, ये प्रोटीनेशियस एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन भी बहुत प्रोटीनेशियस होते हैं, तो वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे क्योंकि प्रोटीन आर सेंसिटिव टू हीट। ठीक है, तो इसलिए होमोस्टेसिस रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी आसान सी बात लिखनी है यहाँ पे, कोई लंबी नहीं करनी, बिल्कुल भी लंबा नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं बस। ठीक है, तो आपने 3 मार्क्स के लिए जितना लिखना है वो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, वाई स्टोमेटा जनरली ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, ये स्टोमेटा दिन के वक्त क्यों खुलता है, रात के वक्त क्यों नहीं खुलता? बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक सवाल आता है हमारे पास, वाई नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट देन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। भाई नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट क्यों है केमिकल कोऑर्डिनेशन से? मेरा ख्याल ये शायद पता ना हो, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये बात तो आपको पता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो हमारे पास न्यूरॉन मेंशंस किए जाते हैं कि भाई न्यूरॉन जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं। अच्छा, अब न्यूरॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर रैपिड, फास्ट ट्रैवलर, बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, फास्ट है देन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्टर। ठीक है, फास्टर देन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्यों? एक वजह मैंने ये बता दी, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह क्या है, ये एक ही पाथवे में ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही, यानी कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रैवल करते जा रहे हैं, ट्रैवल करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि भाई वो जो केमिकल है, अगर वो एक्सोक्राइन है तो वो हार्मोन है, सॉरी, अगर वो एंडोक्राइन है तो वो हार्मोन है, तो वो डायरेक्टली ब्लड में एंड होगा, तो वो डायरेक्टली, फिर वो ब्लड उसको लेकर जाएगी टारगेट ऑर्गन तक। ठीक, तो एक लंबा प्रोसेस है, इसी वजह से ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, यानी कि ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन ये थोड़ा सा स्लो होता है, जबकि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो काफी फास्ट होता है। अच्छा, ये भी रीजन में हमारे पास आता है एक, कि वाई एंटीबायोटिक नॉट इफेक्ट फॉर वायरल इन्फेक्शन। आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक यूज नहीं करते, एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया और फंगस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ठीक है, उनके बारे में बात करनी थी। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, डिस्कस वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डिस्कस वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने जो सॉरी वाटसन क्रिक ने जो मॉडल पेश किया था डीएनए का, वो आप डिस्कस करें। ठीक है, डिटेल में बताना है। क्यों डिटेल में बताना है? क्योंकि ये एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अच्छा, लॉन्ग के बारे में बताता चलूं कि जो डिटेल आंसर है, डिटेल आंसर आपने लिखने हैं वो अच्छे खासे लंबे लिखने हैं। क्यों लिखने हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का है। टोटल आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, डिटेल सेक्शन सी में से 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवाल के मार्क्स होंगे 12, यानी कि एक सवाल आपका होगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर के हिसाब से आपने अच्छा खासा लिखना है। ठीक है, तो वॉटसन क्रिक मॉडल क्या है आपने वो लिखना है, और रेप्लिकेशन किस तरह से होती है आपने वो बात लिखनी है। अच्छा, आपने क्या लिखना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अपने ह्यूमन आई के बारे में बताना है, आपने ह्यूमन आई के बारे में बताना है। आपको ये बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बेटा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, वैसे तो ये जितने भी क्वेश्चन मेंशन किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ी मदद होगी पेपर में, जब आप पेपर में बैठोगे तो इंशाल्लाह आप दुआएं दोगे, बिल्कुल आप बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अच्छा, आपने क्या बताना है,
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई बतानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा सवाल है, राइट अबाउट द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताना है। अच्छा, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, हरगिज कंफ्यूज नहीं होना। देखें, वर्डिंग चेंज करके पूछ सकते हैं कि भाई रिस्पायरेटरी सिस्टम बता दें, राइट अबाउट द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इन डिटेल, तो आप वही चीज बताओगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट अबाउट द वेंटिलेशन इन ह्यूमन, तो आप परेशान नहीं होना, क्योंकि वेंटिलेशन और रिस्पायरेशन दोनों एक ही चीज है। अच्छा, उसके बाद जो सवाल है बस राइट अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको बात करनी है। उसके बाद एक सवाल आता है जो इम्पोर्टेंट है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है, जिसमें आपके पास स्पोर फॉर्मेशन था, बडिंग थी, ये सारी जो चीजें थी वो इसमें आता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज जर्मिनेशन, आल्सो राइट देयर टाइप्स, और सॉरी आल्सो राइट इट्स टाइप, ठीक है। जर्मिनेशन क्या है और उसकी क्या क्या टाइप्स है, जर्मिनेशन क्या है और उसकी क्या क्या टाइप है, इट्स आईटीएस, इट्स टाइप, इट्स टाइप्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किन इन थर्मोरेगुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोरेगुलेशन में स्किन का क्या किरदार है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत शॉर्ट भी है। लॉन्ग के हिसाब से मतलब डिटेल क्वेश्चंस में ये सबसे आसान रहेगा, आपको टाइम सेविंग रहेगा। अच्छा, व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है, राइट अबाउट वाटर एंड एयर, राइट अबाउट वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, ऑल्सो राइट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन, ठीक है बेटा। व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है आपने बस ये बताना है, ठीक, बस इतनी सी बात करनी है कि पॉल्यूशन क्या है, इतनी सी बात करनी है बस। पॉल्यूशन क्या है, डिफाइन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन यानी क्या, ठीक है, राइट अबाउट वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। ये अलग है, ठीक, इनमें से कोई एक आएगा, या तो वाटर के बारे में पूछेंगे या तो एयर के बारे में पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, इस दफा मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट अबाउट वाटर, वाटर पॉल्यूशन के बारे में आप बताएं। अच्छा, ये इस तरह से हो सकता है, राइट अबाउट एयर पॉल्यूशन। अच्छा, हाँ, ऑल्सो राइट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, वो भी, वो तमाम चीजें भी यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आता है जिसमें जो क्या है, डिस्क्राइब बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, हमें क्या बताना है, बायोटिक फैक्टर बनाने हैं, इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर कौन कौन से। अच्छा, उसके बाद लास्ट सवाल जो है वो क्या है, राइट द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन वो हमें लिखनी है, ठीक। बहुत ही आसान आसान से सवाल है, मैं दोबारा बैक कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, कि भाई बहुत ही आसान आसान से सवाल हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये तमाम क्वेश्चन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये कोई लीक होकर नहीं आया मेरे पास, ये गैस है, ये एक इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल गैस है, सॉरी मैं इंटेलेक्चुअल नहीं कह सकता खुद को, ये इंटेलिजेंट गैस है, ठीक है। यानी कि एक एक्सपीरियंस की बिहाफ पर मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर इकट्ठे किए हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इंशाल्लाह ये दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से पीछे कर रहा हूँ, फिर से पीछे कर रहा हूँ, फिर से पीछे कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से इनको देख लें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस में हमारे पास ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिजीज यानी कि abnormalities की बात करें तो ये क्वेश्चंस ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, दुनिया जहाँ के डिफरेंस मौजूद है आपकी बुक में, लेकिन ये डिफरेंसेस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्राम्स, ये सारे डायग्राम्स है, डायग्राम्स के बारे में आपको बता दिया गया है डायग्राम किस तरह बनानी है, क्या करना है, कोई शोशा की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल से डायग्राम बनानी है, सिंगल पेंसिल से, सिर्फ पेंसिल से डायग्राम बनानी है। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ क्या है, ठीक है। ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है, ये नाइट्रोजन साइकिल आ गया। अच्छा, ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग में ये चंद कोई सवाल है, चंद कोई सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद सवाल है, एक दो तीन चार पाँच, पांच सवाल है, ठीक है। और ये तो आप लिख लें, ये ये आप लिख लें, और ये आप लिख लें, ये तो इम्पोर्टेंट मतलब ये आना ही है, ये आप पेपर में मिल जाएगा इंशाल्लाह, आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक एक दो तीन, सॉरी, ये वाला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस साल के लिए, इस ईयर के लिए,
ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ही शॉर्ट हैं, वो आप सारे ही याद कर, शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ही शॉर्ट है, वो आप सारे ही याद कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सिर्फ 2 करने हैं। तो मैंने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए जमा किए हैं। टोटल है लॉन्ग क्वेश्चन की कुल तादाद जो है 9, 10, 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 ये रहे, 3 ये रहे। ठीक है, अब इनमें से आपने 2 करना है, इनमें से आपने 2 करना है। तो अगर आप 5 भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से 5 में से कोई 2 आपको वहां पर पेपर में मिल जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज हमने आपने कैसे करना है? एमसीक्यू के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा, एक कोड आता है एमसीक्यू का, पर एमसीक्यू पेपर पर कोड मौजूद होता है, वो कोड आपने अपने आंसर स्क्रिप्ट पे लिखना है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कोड होता है, वो आपने लिखना होता है। ठीक है, कोड के बाद आपने जो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, उस क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद उसके ऑप्शंस को सही तरह पढ़ना है। ठीक है, ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शंस ठीक होते हैं, हम सही तरह से पढ़ते नहीं है, पहले वाले को मार्क कर देते हैं, हाँ पहले वाला ठीक है मार्क कर दिया, पता चला कि उसके 2-3 ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस ठीक थे, और जो हमारा ये वाला ऑप्शन था ऑल ऑफ देम, ये ठीक था, इस पे टिक आउट करना था, हम इस पे नहीं करते, पहले वाले पे कर देते हैं, तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान बरतना है, हमें ध्यान बरतना है, हमें चालाकी से काम लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फनी आप लोगों के लिए लिया है मैंने कि भाई एमसीक्यू इस तरह के दिखते हैं, और लाज जरूरी वाकई वाकई इस तरह के दिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एमसीक्यू में बी लाइक दिस, आइडेंटिफाई मरियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो बेटा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जैसे कि एक कॉल है, ये आई के साहब का कॉल है, कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यू को देखते हुए आइडेंटिफाई मरियम फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, तो आपने इनको इस तरह के क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, आपने इत्मीनान से काम करना है, ठीक, पुरसुकून होकर काम करना है। थैंक यू।